नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हमारे साथ हमारे देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश वर्मा जी, छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी, उत्तराखंड से महेश सैनी जी जुड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए रुख करते हैं सूरज पाठक जी की ओर। सूरज जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ खास देखने को मिला? देखिए रिद्धि, जिस तरह से देखा जा रहा है चुनाव को लेकर के कि वेनेजुएला का चुनाव है, अमेरिका का चुनाव है जो चर्चा में है इस समय। वेनेजुएला का चुनाव में 28 तारीख को वहाँ पर मतदान होना है, चुनाव होना है, लेकिन वेनेजुएला के चुनाव में देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो मादुरो हैं, हम्म। मादुरो का चुनाव जो है वहाँ विरोध तेज होता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, वोटिंग होने वाली है 28 जुलाई को। उसमें राष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं एडमुंडो गोंजलेज, और विपक्षी नेता जो हैं मारिया कोरिना माचेडो हैं। उनकी संयुक्त रैली में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। जी। और पिछले 11 साल से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने जो अ, मारिया को चुनाव लड़ने से रोक दिया था 2023 में। हम्म। बाद में एक अन्य नेता कोरिना यूरिस को भी उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण करने से रोक दिया गया था, और उन पर आरोप है कि मादुरो ने मारिया की टीम में शामिल 24 सदस्यों को जेल में डाल दिया था। तब से मारिया देश भर में राष्ट्रपति मादुरो की तानाशाही के विरोध बिल्कुल। पर रोड शो कर रही थी। हम्म। और अब देखा जा रहा है कि उनका जो विरोध है वो तेज हो चला हम्म। है। दूसरी तरफ बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों की, तो रिपब्लिकन पार्टी से जो लोग जुड़े हैं उनका दावा है कि ट्रंप जो है वो बहुमत लेकर रहेंगे। क्योंकि कई उनके जो समर्थक हैं उनका जो दावा किया जा रहा है हम्म। वो ये बात सामने आ रही है कि यदि ट्रंप जीते तो ईसाइयत को मजबूत करेंगे। जी। क्योंकि एक चीज हमने देखी है कि भारत के चुनाव में और अमेरिका के चुनाव में, भारत में लोकतंत्र में विधि से जो चुनाव होता है वो हम्म। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस चुनाव में कहीं न कहीं वो तमाम मुद्दे हम देख लेते हैं कि वो चाहे उनका स्वरूप बदल जाए, शब्द बदल जाएँ, बातें बदल जाएँ, लेकिन वो चीज़ें कहीं न कहीं देखने मिलती हैं। क्योंकि जिस तरह बिल्कुल। से हमने भारत के चुनाव में देखा कि अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें लोकतंत्र की बात हुई, संविधान बचाने की बात हुई। वही बातें अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में हुई कि कमला हैरिस ने कह दिया कि ट्रंप जीते तो संविधान खतरे में आ हम्म। जाएगा। हम्म। और अब वहाँ जातिवाद की जो बात आ रही है, एक वर्ग विशेष की जो बात है कि क्योंकि यहाँ जिस तरह से देखा जाता है कि राजनीतिक दल कई बार समाजवादी गतिविधियां, सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, तो ये बातें वहां देखने के लिए मिल रही हैं कि वहां ईसाइयत को मजबूत करने की बात आ रही है कि ट्रंप जीते तो ईसाइयत मजबूत हो जाएगी, हम्म। क्योंकि चुनाव प्रचार तेज हो गया है और हम्म। रोचक पहलू सामने आ रहे हैं। जी। और पेंसिल्वेनिया की रैली थी, उस रैली में जानलेवा हमला हुआ ट्रंप पर, वो घटनाक्रम रहा है। और उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कद उनके समर्थकों की नजरों में हम्म। और भी ऊंचा हो गया है। क्योंकि ट्रंप के जो समर्थक हैं, वो अनुयायी हैं, वो मानते हैं कि ईश्वर ने ट्रंप को बड़े मकसद के लिए भेजा। दूसरी तरफ कमला हैरिस जो हैं, जो बाइडेन की जगह जो अब जो प्रत्याशी हैं, तो उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। क्योंकि जो चीज़ हम्म। देखी जा रही है कि राष्ट्रपति बाइडेन के हटने के बाद कमला हैरिस की लोकप्रियता में जो है बढ़ोतरी देखी जी। जा रही है। बिल्कुल। और इप्सोस का जो सर्वे है, उस सर्वे में ट्रंप जो से कमला हैरिस आगे निकल गई हम्म। हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय के राष्ट्रीय खबरों के संदर्भ में हम्म। कि संसद में कल हंगामा देखने मिला, विपक्ष का हम्म। वॉकआउट देखने के लिए मिला है, हम्म। राहुल गांधी की बयानबाज़ी जो सामने आई है। हम्म। जी सूरज जी, इसी क्रम चर्चा में ये मध्य है कि जिस प्रदेश तरह में। से जी। जी बोलिए। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह जो जो चर्चा है कि सदन में जो बहस हुई है, वॉकआउट किया है, और राज्यसभा के जो सभापति हैं, सभापति ने दुःख व्यक्त करते हुए ये भी कहा है कि यदि बजट की चर्चा से विपक्ष का वॉकआउट होता है, हाँ। तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने ये बात भी कह दी है। दूसरी तरफ जो बात सामने है कि उन्होंने जो बात कही है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि भेदभाव वाला बजट है हम्म। और पूरे देश को कुछ नहीं मिला, पूरा देश 90% देश बजट से गायब है, केवल 2 राज्यों को दे दिया गया है हम्म। क्योंकि वो गठबंधन में शामिल हैं, 2 राज्यों के नेता या वहाँ के राजनीतिक दल। इस तरह का जो आरोप, भेदभाव का आरोप है, तो उस पर बात आई है कि यह बजट का अपमान है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये वहम फैला रहे हैं और जिस तरह से इनकी जो बयानबाजी है वो देश को गुमराह करने वाली बात है और अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि पैकेज से सरकार बनाई जा सकती है तो हम भी तैयार हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा का आरोप लगाया और उन्होंने ये भी कहा है कि क्या लखनऊ ने दिल्ली को नाराज कर दिया जी। है इसलिए लखनऊ को कोई विशेष पैकेज नहीं मिला हुँ। है। राहुल गांधी ने सरकार पर किसानों की समस्या को लेकर के किसानों को लेकर तंज कसा है। हालांकि किरण रिजिजू ने कहा है कि ये देश का अच्छा बजट है, देश के समग्र विकास का बजट है, सर्वहारा वर्ग के लिए है बजट है। उसके बावजूद भी बजट के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, बजट को लेकर तमाम तरह की राजनीति की जा रही है। और अब जिस तरह से कल उन्होंने कहा है कि सूचीबद्ध था, बजट पर बहस होनी थी, बजट पर चर्चा होनी थी, 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया था और सभी सत्ताधारी दल विपक्ष के नेताओं के नाम सूचीबद्ध थे किसको कितनी देर बोलना है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का वॉकआउट जो है वो इस बार यह बात जाहिर करता है कि यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी प्रक्रिया नहीं है। जी रीति। जी, सूरज जी, जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष जो है भेदभावपूर्ण का आरोप लगा रहा है और एक तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें एक अलग लगाव है, पीएम मोदी को अलग लगाव है उत्तराखंड से। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है भेदभावपूर्ण का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसका मेन एजेंडा क्या है? सूरज जी, आवाज़ आ रही है मेरी? दरअसल क्या है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को जो स्पेशल पैकेज देने की बात कही गई है। अब चूंकि बिहार में चुनाव हैं और आंध्र प्रदेश में जो हैं अभी मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, तो वहां जो स्पेशल पैकेज दिया गया है उस स्पेशल पैकेज को लेकर के विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप है हुँ, वो आरोप प्रत्यारोप इस तरह से उन्होंने लगाया है कि हालांकि निर्मला सीतारमण ने स्पष्टीकरण दिया है कि महाराष्ट्र के एक फ्लाईओवर का उन्होंने जिक्र किया है हुँ, और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र का नाम बजट में नहीं लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी राज्यों का नाम लेना बजट भाषण में शामिल नहीं हो सकता है। जी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी सरकारें थी, कांग्रेस सरकारें थी, कांग्रेस का शासनकाल था, हुँ, तब उस तरह की जो बात सामने आई थी, तो उस समय सभी राज्यों के नाम नहीं लिए जाते थे। बिहार और आंध्र प्रदेश का नाम लिया है बजट में, तो उसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं कि अपनों को पहचान कर दिया है, बाकी देश के दूसरे राज्यों के हुँ, साथ भेदभाव किया गया है। तो ये इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं रिद्धि, इन आरोपों को लेकर के सियासत हो रही है। आपने कहा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, हुँ, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है जी, उत्तराखंड से। देखिए उत्तराखंड केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के हुँ, लिए एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसी जगह है जहाँ सभी का आकर्षण होता है। क्योंकि एक तो हम 4 धाम में से एक धाम उसको देखते हैं और वहीं वहीं के वहीं 4 धाम भी पूरे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि राज्य सरकार उत्तराखंड में जिस चार धाम यात्रा का आयोजन करती है और पूरे देश भर से नहीं, पूरी दुनिया भर से वहाँ तमाम पर्यटक आते हुँ, हैं और श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो क्योंकि वहाँ की सियासत अलग तरह से चलती है। वहाँ राजनीति का केंद्र जो है वो किसान नहीं होता, राजनीति का केंद्र महिलाएँ नहीं होती, राजनीति का केंद्र युवा नहीं होता है, राजनीति का हुँ, केंद्र अपराध की सियासत नहीं होती। जी, उत्तराखंड की जो सियासत है, उत्तराखंड की राजनीति अलग तरह से है, वो देश से अलग क्योंकि वहाँ की राजनीति का स्तर अलग है। वहाँ जो बयानबाज़ी सामने आती है, वो बयानबाज़ी के शब्दों का स्तर अलग हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आकर्षण है उत्तराखंड के प्रति यह कह कर के ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ विशेष उनसे माँग की है। हाँ, उन्होंने एक बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ, ये चीज़ भी देखी है कि जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में उनके दौरे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हुँ, दौरे रहे हैं, हुँ, तो वहाँ क्या चीज़ें संभव हो सकती हैं क्योंकि विकास को लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने जो कार्यकाल उनका है, जिस कार्यकाल में उन्होंने वहाँ विकास की गंगा बहाने की बात कही थी। अब उस विकास की गंगा की धारा में कौन-कौन समाहित हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो ये भी बात कही कि सर्वहारा वर्ग के लिए उनके कुछ ऐसे फैसले रहे हैं, जिन फैसलों से सीधा जनता का जुड़ाव रहा और सीधा जनता पर असर भी हुँ, पड़ा है। बिल्कुल। तो ये बातें भी हैं कि वो खुद क्रेडिट ना लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका श्रेय देना चाहते हैं। जी, दीदी।
जी, बिल्कुल सही कहा सूरज जी आपने। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ ये हम जानेंगे हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी से। जी राजेश जी। देखिए रिद्धि निवेश को लेकर जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार है या जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं लगातार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि दो जो रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई पहले उज्जैन में उसके बाद जबलपुर में। हुँ, उसके बाद सीएम आज दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और निवेश को लेकर तकरीबन 700 निवेशकों से आज उनकी चर्चा होने वाली है। बुधवार को वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर वहां पर पहुंचे थे और आज निवेशकों से उनकी वन टू वन चर्चा होने हुँ, वाली है। तकरीबन 700 निवेशक हैं। हुँ, इसके बाद रोड शो भी होगा हुँ, और इस रोड शो के जरिए साउथ में ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जो मध्य प्रदेश है एक निवेश को लेकर एक बेहतर वातावरण वहां पर है। सरकार की जो एक बिल्कुल। पॉलिसी है, निवेश पॉलिसी है जो वो किस तरह से आसान है और यहाँ पर कोई भी उद्योग स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही इससे पहले बुधवार को कोयम्बटूर पहुंचे सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल्स के में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। बेस्ट कार्प संस्थान ने उज्जैन में भी इकाई स्थापित की है। प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी ऐसी इकाइयां लगे, इसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और इसी को लेकर उनका ये दौरा है। हुँ, कोयम्बटूर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और आईटी के लिए जाना जाता है और साथ ही मध्य प्रदेश की धार में पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जा रही है। ऐसे में पार्क के आसपास जो बुनाई और कताई जैसे सहयोगी उद्योगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं हैं और इसको भी दृष्टिगत कहीं ना कहीं रखा गया है। जी, उद्योग विभाग के अधिकारियों की अगर हम बात करें जिनके अनुसार कोयम्बटूर की बेस्ट कार्प हुँ, और जो क्राफ्ट मैन हुँ, जैसी टेक्सटाइल कंपनियां हैं उनकी बारीकियां सीखकर टेक्सटाइल पार्क के विकास पर काम होगा। कोयम्बटूर के पास त्रिपुर में रेडीमेड कपड़ों की बड़ी संख्या में इकाइयां हैं। देश भर से निर्मित होने वाले बने हुए कपड़ों में त्रिपुर का योगदान 50% से अधिक है। तो यहाँ से निवेश मिल सकता है और यही कारण है कि पीएम डॉक्टर मोहन यादव कोयम्बटूर दौरे पर है और निवेश को लेकर जिस तरह से प्रदेश सरकार का जो प्रयास है उस दिशा में अहम माना जा रहा है। क्योंकि इसके पहले सीएम जब मुंबई गए थे रिद्धि तो वहां हुँ, पर दिग्गज उद्योगपतियों से चर्चा उन्होंने की जी, थी बिल्कुल। और उसके बाद तकरीबन 75,000 करोड़ का जो निवेश है हुँ, वो मध्य प्रदेश में आया था। तो हुँ, एक औद्योगिक वातावरण किस तरह से मध्य प्रदेश में निर्मित हुआ है ये में लगातार बताने की कोशिश चाहे वो देश के निवेशक हो या जो विदेश के निवेशक हो जो अभी वो जबलपुर में भी आए थे उन्होंने बनाने की कोशिश की है और उसी का ये परिणाम हुआ है कि हजारों करोड़ रुपए का जो निवेश है वो मध्य प्रदेश में आ रहा है और आगे आने की संभावना है। एक बड़ी और एक अहम खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है क्योंकि एक आदिवासी को जो कि ट्रैक्टर चालक है उसको 1 करोड़ रुपए का जो हीरा है वो खुदाई में मिला है। तो पन्ना की खदानों में पिछले 10 साल से हीरे की खोज कर रहे एक आदिवासी मजदूर को साल 2024 का सबसे बड़ा हीरा मिला। इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। हीरा धारक जो राजू गौंड ने बुधवार को परिवार के साथ ही जो हीरा है हुँ, उसको जो हीरा कार्यालय है हुँ, पन्ना में है उसे जमा कराया है और कलेक्टर के अनुसार ये हीरा 19 कैरेट 22 सेंट का है। इसे अगली नीलामी में खुली बोली के लिए रखा जाएगा और जो उच्चतम बोली होगी इसमें जो हुँ, सबसे अधिक बोली होगी हाँ, वो राशि जो आएगी उसमें 12% राशि रॉयल्टी काटकर राजू को दे दी जाएगी। राजू की अगर हम बात करें आदिवासी राजू की हम बात करें तो पेशे से ट्रैक्टर चालक है और मजदूरी भी वो करते हैं। पिछले 10 साल से परिवार यहाँ पर हीरा की खुदाई कर रहा है, हीरा के ढूंढने का काम कर रहा है और मई में ही उसने पिता जो के पिता हैं चुनवादा के नाम से एक पट्टा बनाकर यहाँ पर खुदाई की थी और ये फिर उसको उसको हीरा मिला है तकरीबन 1 करोड़ की लागत से। एक खबर जो यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसके निष्पादन को लेकर है। लगातार कई बार एक कोशिश की जाती रही देशी विदेशी कंपनियों के साथ में कि किस तरह से जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है उसको कैसे निष्पादित किया हुँ, जाएगा। अब सरकार ने 126 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इसके निष्पादन को लेकर सहमति बनी है।
भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के जहरीले कचरे का 40 साल बाद अब निपटारा होगा या कहेंगे इसका निष्पादन होगा। इस 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को इंदौर के पीथमपुर स्थित राम की कंपनी में जलाया जाएगा, जिसके साथ इनका ये करार हुआ है। जी। राम की ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और हालांकि कचरे के निपटान की ये प्रक्रिया कब से शुरू करेंगे इसकी तारीख अभी निश्चित नहीं है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों के मुताबिक केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस जहरीले अपशिष्ट ये भोपाल से इंदौर परिवहन और निपटान के लिए 126 करोड़ रुपए का इसका जो करार किया है। तो अब ये माना जा सकता है कि जो जहरीला कचरा है या 40 साल से वहां पर डंप है, अब उसके निष्पादन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। जी जी राजेश जी, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ देखने को मिला, इसकी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सुनील नामदेव जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, सुनील जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, हम आगे रुख करते हैं देवभूमि की ओर। महेश जी, उत्तराखंड में क्या देखने को मिला है? क्योंकि अभी हमारे एडिटर सूरज जी बता रहे थे कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका जो प्रेम है नरेंद्र मोदी से, ये वो बहुत अलग तरह का है। ये सच भी है क्योंकि यहाँ देवभूमि है और लगातार देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आते रहे हैं और उन्होंने यहाँ की समस्याओं को जाना और उसी के तहत वो यहाँ पर विशेष पैकेज में उन्होंने रखा है। तो उसी के तहत मैं आपको बता दूं कि इस रेल बजट में 5,131 करोड़ रुपए की जो रेल योजना बननी है, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का काम है, वो जो 2026 तक उसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं प्रदेश में 4 और नई परियोजनाओं को गति मिलेगी। इससे ये बहुत बड़ा बजट किया गया है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगभग उत्तराखंड के गंगोत्री में 12 घंटे बाद वहां पर जो रास्ता बंद हो गया था, वो बोल्डर गिर गए थे, मलबा आ गया था, वो रात्रि में लगभग 3-3:30 बजे के आसपास वो एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने उसे हटा दिया और वहां पर पैदल यात्रा और 2 व्हीलर के लिए निकाला गया है। तो साथ ही आपको बता दूं कि अब होमगार्ड भर्ती में जो शारीरिक दक्षता है उसके नियम बदल दिए गए हैं। अधिनियम सेवा चयन आयोग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। ये अब अक्टूबर में इसकी प्रस्तावित परीक्षा है, इसके लिए नियम जारी कर दिए हैं। जी। साथ ही आपको बता दूं कि अभी जैसे ही धर्म यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है, बड़ी यात्रा चल रही है, हरिद्वार में एक 45 किलो गांजा लेकर के एक व्यक्ति बरामद किया है और उसके ये 2 लोग थे, अन्य 25 एक के पास था, 20 एक के पास थे, लेकिन दोनों को ही गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। बद्री धाम में यहाँ एक दुर्लभ प्रजाति के भोजपत्र का जंगल है। यहाँ पर ये गुरुजी घरिया की पहल है और इन्होंने ये पूरा जंगल इस दुर्लभ प्रजाति के जो भोजपत्र का जंगल कहा जाता है, उससे ये लगभग ये मान के चलेगा ये हिमालय में 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये उगाया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ वनस्पति बेतुला यूटिस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही दुर्लभ प्रजाति अब यहाँ ये देखने को मिल सकती है। तो वहीं मैं आपको बता दूं, केदारनाथ में कल मुख्यमंत्री गए थे, वहां उन्होंने शांति व्यवस्था देखी और समिति के साथ उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के साथ में एक मीटिंग की और उन्होंने जाना कि यहाँ पर और क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो वहीं दूसरी ओर कल ही कांग्रेस ने एक यात्रा स्टार्ट की है हर की पौड़ी से। उन्होंने क्या कि जो मंदिर दिल्ली में बनना था उसको लेकर के उन्होंने कहा कि वो गलत चल रहा था, इसीलिए उन्होंने शुद्धि के लिए हर की पौड़ी से लेकर के केदारनाथ धाम तक उनको क्या है और कल वो ऋषिकेश तक वहां पहुंच गए हैं। तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर और बता दूं रिद्धि कि यहाँ इस बजट में 475 गांवों तक सड़क पहुंच जाएगी। ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत PMGSY के तहत ये चौथे चरण में घोषणा कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि जो जहां आज तक कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई है, वहां कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेष पैकेज में अपना ध्यान रखा है। तो ये बहुत सारी खबरें उत्तराखंड से थी। जी रिद्धि। जी महेश जी। सुनील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए आगे हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किन मामलों पर चर्चा हुई है हमारे साथ बताने के लिए ज्ञानेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी। रिद्धि, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, मानसून सत्र का में जो अनुपूरक बजट है वो उत्तर प्रदेश सरकार पेश करेगी और ये 29 जुलाई से होगा। यूपी विधानसभा का मानसून की शुरुआत होनी है और 2024 और 25 का पहला अनुपूरक बजट लाएगी उत्तर प्रदेश। बजट के माध्यम से प्रयागराज कुंभ की तैयारी को देगी धनराशि और वित्त विभाग अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में जुटा है पूरी तरीके से। वहीं कई योजनाओं को व प्राथमिकताओं को पूरा करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। और 2 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानसभा का मानसूत्र और ये 5 दिन का मानसूत्र रहेगा। रिद्धि, वहीं मैं बात करूंगा रिद्धि की यूपी ब्यूरोक्रेसी में एक और महिला आईएएस अफसर की एंट्री हो गई और महाराष्ट्र से आई महिला आईएएस 2021 बैच के अफसर है और उनके पति यूपी में आईपीएस 2023 बैच के अफसर। वहीं मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद निषाद की, जो एक बार फिर अधिकारियों पर नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और उनका कहना है कि अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनते, जिससे कि हमारी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है और अधिकारियों के ऐसा करने से चुनाव प्रभावित होता है। बिल्कुल। अब सभी विधायकों को अधिकारियों के खिलाफ चिट्ठी लिखनी पड़ रही है हमको, क्योंकि रिद्धि लगातार भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चिट्ठियां लिख रहे हैं। बिल्कुल। इससे कहीं न कहीं जो ऊपर के वरिष्ठ नेता है उन्होंने नाराजगी जताई थी। और बता दूं कि एक लगातार फिर भी ये जो मंत्री विधायक है वो चिट्ठी लिख रहे हैं क्योंकि अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं और उनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे। वहीं मैं बात करूंगा कि लोकसभा चुनाव के बाद में यूपी को योगी सरकार लगातार आम लोगों की समस्याओं और अधिकारियों पर नकेल कसने का काम कर रही है, लेकिन अधिकारी हैं कि बात नहीं मान रहे हैं। और इसी के तहत मंगलवार को तहसीलदारों और एसडीएम को तहसीलदार में ही निवास करने का आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उन्होंने कहा है कि तहसीलदार और एसडीएम तहसील में ही रहेंगे या नहीं, इसकी जांच का निर्देश जिलाधिकारी और कमिश्नर को दिया गया है, क्योंकि ये जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं ये राजधानी लखनऊ भाग आते हैं, जबकि इनके लिए बंगला है इस तहसीलों में, लेकिन वो वहां रुकते नहीं है। तो इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा मुख्य सचिव मनोज कुमार की तरफ से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। वहीं मैं बात करूं कि बड़ी खबर कानपुर से है कि लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और उपभोक्ताओं के यहाँ गलत बिल पहुंच रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर बुधवार को कांग्रेस के नेताओं ने केस्को मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और योगी सरकार पर जमकर हमला किया। पदाधिकारियों ने कहा कि केवल अपनी तारीफों की पुल बांधती है, वहीं दूसरी ओर जो जमीनी हकीकत है वह बिल्कुल इसके विपरीत है और उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर केस्को कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं और वहां के कर्मियों की उनकी मदद नहीं करते। कांग्रेस नेताओं ने इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे मेहमानों ने मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की तमाम ऐसी जानकारियां आपके साथ साझा की जो आपको जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि जागरूक नागरिक से ही एक जागरूक देश की पहचान होती है। फिलहाल प्रेस वार्ता में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।